नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक रहेगा वैक्सीन। इससे पहले हम देख चुके थे कि कोई भी नई ड्रग मार्केट में आने से पहले ट्रायल के कौन कौन से फेजेस से गुजरती है, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं वैक्सीन। वैक्सीन भी देखें अगर तो आज न्यूज़ में सबसे ज़्यादा यही है रीजन। अब इंडिया में वैक्सीन लगाने की मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एक तरह से रिहर्सल जिसे कहते हैं कि वैक्सीन किन किन को लगेगा, पहले बच्चों को लगेगा या बुजुर्गों को लगेगा या बच्चों को लगेगा ही नहीं, वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए या नहीं, किन के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, ये सब सवाल सबके मन में है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में वैक्सीन को लेके जो बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो हम मिस कर जाते हैं। जैसे कि वैक्सीन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वैक्सीन टर्म कैसे आया, किसने दिया, वैक्सीन की हिस्ट्री क्या है, और वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, ऐसा कब होता है कि अब हमें वैक्सीन ही चाहिए। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ खास क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कि वैक्सीन क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे कि वैक्सीन कब जरूरी है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और तीसरा कि वैक्सीन का वर्किंग प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब हाउ इट वर्क्स। तो ये तीन खास चीज़ें हम देखने वाले हैं। जब हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, वहीं हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, और यहीं हम देखेंगे वैक्सीन शब्द के पीछे क्या लॉजिक है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वैक्सीन टर्म आया ग्रीक वर्ड वाका से, और वाका से बना वैक्सीनिया। वाका ग्रीक में वाका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउपॉक्स। ठीक है, अब सवाल उठता है कि काउ, गाय से नाम वैक्सीन क्यों पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी किसकी है, ब्रिटेन के एक मशहूर फिजिशियन एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर 18वीं सदी के बहुत मशहूर फिजिशियन थे, 18th सेंचुरी के, और 18th सेंचुरी की ही ये कहानी है वैक्सीन की। ये इतने पॉपुलर थे कि इनको ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फोर्थ, उनका इनको फिजिशियन अपॉइंट किया गया था, एडवर्ड जेनर को। तो काफ़ी पॉपुलर था। और ये बात कब की है, 1821, मतलब ये 19वीं सदी की बात हो गई शुरू की। 18वीं से 19वीं सदी के दौरान ये एडवर्ड जेनर का सारा टाइम पीरियड है। अब देखते हैं कि एडवर्ड जेनर का इन सब से क्या रिश्ता है। तो इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, कब, जब ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में और पूरे यूरोप में एक महामारी फैली हुई थी जिसको कहते थे स्मॉल पॉक्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं चेचक। स्मॉल पॉक्स पूरे यूरोप में फैला हुआ था, लेकिन यूरोप में जो गाय पालने वाले लोग थे, वहाँ जो ग्वाले होते थे, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ये बात एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व की। उन्होंने इस पर एक रिसर्च करना शुरू किया कि वहाँ के जो ग्वाले हैं उनको चेचक क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च के लिए उन्होंने जिसको चुना वो इनके माली का बेटा था, जेम्स फिप्स उसका नाम था। 8 साल का ये लड़का था, इनके गार्डनर का बेटा था। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि जो काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड जो घाव होते थे, चेचक जैसे ही छोटे छोटे ये घाव होते थे, इनसे इन्होंने क्या लिया, इस पस सेल्स को लिया इन घावों से, और इनको किसको लगाया, इस इंजेक्शन को लगाया जेम्स को। जेम्स के दोनों बाजुओं पे इन्होंने ये इंजेक्शन दिया, ये पस का। जेम्स को ऑब्जर्वेशन पे रखा कुछ दिन, और इन्होंने देखा कि इसको कोई सीरियस कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, केवल फीवर होता है। फीवर हुआ और कुछ दिन बाद वापस नॉर्मल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको एक्चुअल जो स्मॉल पॉक्स वायरस था उससे इन्फेक्ट किया, किसको, जेम्स को, इस स्मॉल पॉक्स से, और रिजल्ट फिर वही सेम, फीवर हुआ वापस ठीक हो गया। तो इनको काफ़ी ये चमत्कार जैसी बात लगी। तो इन्होंने अपनी ये रिसर्च कहाँ भेजी, रॉयल सोसाइटी के पास, रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन। रॉयल सोसाइटी यही काम करती है, जितने भी ये वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह होते हैं वो सब यही पब्लिश करती है।
तो रॉयल सोसाइटी को ये बात उस टाइम बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लगी, क्योंकि चेचक या स्मॉल पॉक्स जो था एक महामारी की तरह फैला हुआ था। रॉयल सोसाइटी को लगा चलो इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा काम अब होने लगा है, कुछ रिजल्ट आने लगे। रॉयल सोसाइटी ने वापस एडवर्ड जेनर को एक जवाब भेजा कि आपका काम बहुत रेवोल्यूशनरी है, लेकिन हमें इस पूरे प्रोसेस को या पूरे आपकी जो थीसिस है उसे सबमिट करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा प्रूफ चाहिए। तो एडवर्ड जेनर ने सोचा कि बात सही है, क्योंकि केवल एक एक्सपेरिमेंट को लेके इतना बड़ा हम कंक्लूजन नहीं दे सकते कि जिनको काउ पॉक्स हो गया उनको स्मॉल पॉक्स नहीं ही होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसी रिसर्च को जो पहले जेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, अब इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ना शुरू किया। मतलब बहुत सारे लोगों पर यही सेम एक्सपेरिमेंट किया। इतने सारे लोगों को लिया तो इन्होंने उसमें अपने बेटे को भी लिया। 11 महीने का इनका बेटा था, उसको भी इन्होंने इन लोगों में शामिल किया। सबके ऊपर यही सेम प्रोसेस किया। पहले काउपॉक्स वाले घाव से पस लेके उनको लगाया और फिर सबको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड किया, फिर सबको ऑब्जर्वेशन पे रखा। लेकिन क्या हुआ, फाइनली रिजल्ट भी वही सेम आया। और ये सारा जो काम हो रहा था, ये घटना है 1796 टू 1798। और इस ईयर में इन्होंने अपनी ये रिसर्च भेज दी वापस फाइनल रॉयल सोसाइटी के पास। और इसी बार रॉयल सोसाइटी ने इसको सबमिट कर लिया और फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसा होता है। तो इसी ईयर को माना जाता है वैक्सीन का इन्वेंशन। और ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। तो ये माना जाता है वैक्सीनेशन की डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी मतलब खोज और आविष्कार। इन्वेंशन मतलब आविष्कार और डिस्कवरी मतलब खोज। दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं। हम कई बार कभी इन्वेंशन, कभी आविष्कार बोल देते हैं, कभी खोज बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। खोज उस चीज़ की होती है जो पहले से है लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है। इन्वेंशन उस चीज़ का होता है, आविष्कार उस चीज़ का होता है जो हमने बनाया है, अभी तक नेचर में नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ क्योंकि वैक्सीन एक ड्रग हमने बनाई। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोसेस, ये इसकी डिस्कवरी हुई कैसे? क्योंकि ये सारा प्रोसेस हो तो रहा था पहले भी। काउ पॉक्स से जो इन्फेक्टेड हो चुके थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कब, जब तक एडवर्ड जेनर ने नहीं बताया। तो इसलिए वैक्सीनेशन प्रोसेस की हुई डिस्कवरी और वैक्सीन का हुआ इन्वेंशन। तो ये पहली बात कंप्लीट हो जाती है, इसकी हिस्ट्री और ये होता क्या है। अब देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कब ऐसी नौबत आती है जब हमें लगता है कि अब हमें वैक्सीन की ही ज़रूरत पड़ेगी, वरना हम नॉर्मल कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, ये सब कब ना देना चाहेंगे, कब हमें लगेगा कि अब वैक्सीन चाहिए। इसके लिए कुछ खास पॉइंट्स होते हैं कि वैक्सीन कब जरूरी होता है। सबसे पहली बात, जब बीमारी बहुत लार्ज पॉपुलेशन में फैल गई हो। जब बीमारी लार्ज पॉपुलेशन में है तो हमें कोई दवाई भी ऐसी चाहिए जिसका एक्सपांसन लार्ज हो, बहुत ज़्यादा विस्तार में हम दे सकें। उसके लिए कुछ खास खास चीज़ें चाहिए, जैसे कि वो जो ड्रग होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब सस्ती। साथ ही उसके जो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट हैं वो कम होने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट उसके कम होने चाहिए। एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, एफिकेसी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कौन फुलफिल करता है? वैक्सीन। ये जब बीमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन में हो गई हो तो हमें बार बार टैबलेट, कैप्सूल ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि और साथ ही वैक्सीन जो करता है वो है बीमारी का उन्मूलन, इरेडिकेशन। जैसे स्मॉल पॉक्स एक टाइम महामारी था, अब इरेडिकेट हो चुका है, उसका उन्मूलन हो चुका है। पोलियो जैसे इंडिया में 2014 के बाद पोलियो के इक्का दुक्का केस ही आए हैं, इसलिए 2014 को ईयर माना जाता है पोलियो इरेडिकेशन इंडिया में। इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, मतलब 1-2 केस रह जाते हैं। उन्मूलन मतलब जड़ें उखड़ चुकी हैं पर अभी है, अस्तित्व है। तो ये सिंपल से इसके पॉइंट्स हुए। तब हमें ज़रूरत पड़ती है वैक्सीन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स।
साथ ही वैक्सीन में एक और खास चीज क्या होती है, ये लगभग 100% लोगों पर और लगभग 100% काम करती है। जैसे और जो दवाइयाँ होती हैं, कोई टैबलेट कैप्सूल वगैरह, वो हर किसी पे काम नहीं करती, और जिस पे करेगी उस पे भी जरूरी नहीं कि 100% एफिशिएंसी के साथ करे। वैक्सीन के केस में ऐसा नहीं होता। वैक्सीन के केस में बहुत ही रेयर होता है कि वैक्सीन किसी एक पर काम कर रही है, किसी पर नहीं कर रही है, क्योंकि वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ये भी एक रीज़न है वैक्सीन को चूज करने का। अब आते हैं कि काम कैसे करती है। तो वैक्सीन दरअसल जिस प्रोसेस पे काम करती है वो दो प्रोसेस है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये दोनों क्या होते हैं, वैसे तो इम्यूनिटी वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, फिर भी यहाँ एक शॉर्ट में देख लेते हैं। जब कोई पैथोजन पहली बार बॉडी में आता है, फर्स्ट टाइम पहली बार आ रहा है, उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनेगी, फिर उसकी मेमोरी सेव होगी टी मेमोरी सेल में, एम फॉर मेमोरी और टी फॉर थाइमस। तो कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसकी एंटीबॉडी बनेगी बॉडी में और उसकी मेमोरी सेव होगी, और ये एंटीबॉडी उस पैथोजन को किल करेगी। तो पहली बार जब ये प्रोसेस होता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब वही पैथोजन जब दोबारा आता है तो जो ये मेमोरी सेव हो चुकी है, ये अब इतना प्रोसेस नहीं होता कि पहले पैथोजन आएगा, फिर वो बॉडी उसको एंटीजन की तरह लेगी, फिर एंटीबॉडी बनाएगी, फिर थाइमस सेल्स में मेमोरी सेव होगी। अब जब सेकंड टाइम वो आता है तो इसमें जो मेमोरी सेव है वो फटाफट से इसके अगेंस्ट, मतलब पैथोजन के अगेंस्ट, पैथोजन को किल कर देगी, ये टी मेमोरी सेल्स में जो इसकी मेमोरी सेव है। तो जब सेकंड टाइम आता है तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यही वैक्सीन का वर्किंग प्रोसेस है। कैसे? जो वैक्सीन दिया जाता है वो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। वैक्सीन दिया जाता है तो ये पैथोजेंस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में या किल किए हुए या उनका कोई पार्ट, ये एंटीजन का काम करते हैं बॉडी के लिए और बॉडी बना लेती है एंटीबॉडी और उसकी हो जाती है मेमोरी सेव। तो जो पैथोजन होते हैं वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं, मतलब ये जो वैक्सीन होता है पैथोजन उसमें होते हैं, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है। और जब दोबारा एक्चुअल में जो वाइल्ड पैथोजन है, जब हम उससे एक्चुअल में इन्फेक्टेड होते हैं तब क्या होता है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ये काम करता है और फटाफट से उसको किल कर देता है। ये इसका वर्किंग प्रोसेस हुआ, किसका? वैक्सीन का। इसको कंप्लीटली हम वहाँ देखेंगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। अब इसके फैक्चुअल चीज़ें रह जाती हैं कुछ, कि वैक्सीन के टाइप्स क्या हैं, कितने हैं, वो देख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, उनकी नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग या जैसे वैक्सीन का वर्किंग प्रोसेस होता है। और हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो जो पैथोजन को किस फॉर्म में ले जाता है उस अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, इसमें पैथोजन लाइव है, एटीन्यूएटेड, लाइव है एंड एटीन्यूटेड, मतलब जिंदा है और कमजोर किया हुआ है। दूसरा होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव कौन है इसमें? इनएक्टिव पैथोजन है, इनएक्टिव पैथोजन टाइप ऑफ वैक्सीन, ये भी वैक्सीन है। और थर्ड जो होता है वो होता है सब यूनिट। किसकी सब यूनिट? उसी पैथोजन की। और फोर्थ जो होता है टॉक्साइड, ये भी वही पैथोजेंस के टॉक्साइड, मतलब जो रोगाणु होते हैं वो कुछ जहरीले पदार्थ, कुछ टॉक्सिन्स सीक्रेट्स करते रहते हैं, उन्हीं को हम उनको इनएक्टिव करके एंटीजन की तरह काम में लेते हैं और उनकी वैक्सीन बन जाती है, वो टॉक्साइड टाइप होती है। जब इसकी कोई सब यूनिट लेते हैं, अब ये सब यूनिट क्या क्या हो सकती है? सब यूनिट हो सकता है कोई डीएनए, कोई आरएनए, कोई प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन या इनर प्रोटीन कुछ भी, या कोई पॉलीसैकेराइड चेन, कुछ भी हो सकता है सब यूनिट में। टॉक्साइड में इसके टॉक्सिन्स होंगे, जहरीले कुछ,
ठीक है। इनएक्टिव पैथोजन क्या होता है, ये और ये दोनों क्या होते हैं, होल सेल टाइप वैक्सीन होते हैं। होल सेल मतलब जो पैथोजन है उसकी कंप्लीट सेल को लिया गया है, यहाँ वो जीवित है लेकिन कमज़ोर है, यहाँ उसको किल कर दिया गया है, अब उसकी केवल बॉडी है, वो बॉडी ही हमारी बॉडी के लिए एंटीजन की तरह काम करेगी। यहाँ वो जीवित है लेकिन उसका वो पार्ट हटा दिया गया है जो बीमारी पैदा करता है, और ये हटाया किससे जाता है, ये कुछ रेडिएशंस डाल के, एक्सरेज वगैरह या कुछ केमिकल्स डाल के, फॉर्मेलिन वगैरह, ये सब डाल के ये किया जाता है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे इसका है बीसीजी, बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस कामेट गुएरिन, ओपीवी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, एमएमआर मेजल्स मम्स रूबेला रोटा वायरस, येलो फीवर, ये कुछ खास हैं और भी बहुत सारे हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये हो गए। ठीक है। इनएक्टिव टाइप के कौन कौन से हैं, जैसे आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन, डब्ल्यूपी मतलब होल सेल पर्टुसिस, फिर हेपेटाइटिस ए और रेबीज, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। और भी इसमें होंगे कुछ, हमने यही लिखे हैं 4। अब सब यूनिट टाइप, इसमें कौन कौन से होते हैं सब यूनिट में, इसमें देख लेते हैं। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी, टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी, जैसे न्यूमोकोकल एक्सेट्रा इसके हैं। अब देखते हैं टॉक्सिन वाले। टॉक्सिन के टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे टिटेनस और डिफ्थीरिया, ये इसके टाइप हो गए। टाइप्स एक आध सब में और हो भी सकते हैं, तो कुछ खास मैंने लिख दिए, ये इनके टाइप्स हो गए। अब एक बात करते हैं आज के सेंस में, मतलब कोविड वैक्सीन के सेंस में, जो कोरोना के वैक्सीन आ रहे हैं, तो कौन सा वैक्सीन किस टाइप का है वो और देख लेते हैं। जैसे अभी जो ब्रिटेन में कोरोना का वैक्सीन लगने लगा है फाइजर कंपनी वाला, वो है mRNA टाइप। कौन सी कंपनी का, फाइजर। mRNA टाइप मतलब ये हो गया सब यूनिट टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है। इंडिया में 3 खास हैं, कौन कौन से, जाइकोव डी, जाइडस कैडिला, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, एंड कोविशील्ड किसका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। अब कोविशील्ड है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और इनएक्टिव टाइप का एग्जाम्पल है कोवैक्सीन, और मॉलिक्यूलर डीएनए टाइप का एग्जाम्पल है जाइकोव डी। ठीक है। पूछा तो नहीं जा सकता, पर फिर भी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम इसी में एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं वैक्सीन का, कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन क्या होते हैं और थर्ड जनरेशन क्या होते हैं। ये केवल वैक्सीन के सेंस में नहीं, एक जनरल टेक्नोलॉजी के सेंस में हम बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, फिर सेकंड उससे कुछ अच्छी आएगी, थर्ड उससे कुछ अच्छी आएगी, वही यहाँ है। ये दोनों जो वैक्सीन है, जो होल सेल टाइप ऑफ वैक्सीन है, वो दोनों कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन 1G, फर्स्ट जनरेशन टाइप्स ऑफ वैक्सीन, क्योंकि इनमें कंप्लीट सेल उसकी ली जाती है पूरी बॉडी। फिर जब पूरी बॉडी ना लेके कि भाई एंटीजेनिक पार्टी तो चाहिए हमें, तो पूरी बॉडी घसीटने की क्या जरूरत है, केवल वो साइट ही ले लें। तो सेकंड जनरेशन टाइप ऑफ वैक्सीन में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और बढ़ गई। तो ये जो हुआ सब यूनिट टाइप ऑफ वैक्सीन, ये 2G होते हैं। इनमें उसी पैथोजेनिक पार्ट को लेके, उसका डीएनए आरएनए का टुकड़ा लेके, और फिर किसी वेक्टर या प्लाज्मिड के थ्रू डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन वगैरह, वो पीसीआर टेक्नोलॉजी, वो सब यहाँ इसमें इंक्लूड होती है। जैसे हेपेटाइटिस बी में यीस्ट में इसका बनाया जाता है एंटीजेनिक पार्ट। ये होते हैं सेकंड जनरेशन टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है। अब थर्ड जनरेशन टाइप ऑफ वैक्सीन में क्या होता है, 3G वैक्सीन जिसको बोलते हैं, ये भी रिसर्च फेज में है।
इनमें क्या हुआ, ना तो पूरी बॉडी लेने की ज़रूरत है, ना उसका कोई पार्ट लेने की ज़रूरत है, यहाँ केवल उस जीन को लेने की ज़रूरत है जो एंटीजेनिक पार्ट बना दे, जनरेट करे, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। तो ये थर्ड जनरेशन होगी वैक्सीन की। फिर इनका फ़ायदा क्या है, यहाँ बस फ़ायदा ये है कि पूरी बॉडी को घसीटने की ज़रूरत नहीं है, जिस पार्ट की ज़रूरत है वही ले लिया जाए। हर टेक्नोलॉजी में वही सुधार होता जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन टाइप ऑफ वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ वैक्सीन का एक जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा वैक्सीन क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, नाम कैसे आया, किसने दिया, फिर वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और ये काम कैसे करता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। इसके बाद इससे अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।